देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड। देश की सेना को मिले 419 अफसर, 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट्स भी पास आउट। परेड के दौरान विभिन्न पुरस्कार भी किए गए वितरित। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण सूची जारी। जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की योजना। माहौल बनाने को पंचायतों में बैठकों का दौर शुरू। मायावती ने की मतपत्र से चुनाव कराने की मांग। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वकालत कर रही मायावती। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जताई असहमति। उत्तराखंड में हेली दुर्घटनाओं का होगा ऑडिट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। यूकाडा को 10 साल की कार्य योजना बनाने के निर्देश। सीएम धामी ने कहा हेलीकॉप्टर के नियमित फिटनेस जांच हो। मंत्री गणेश जोशी की बढ़ी मुश्किलें। भ्रष्टाचार की जांच तेज। सैन्य धाम से लेकर विदेशी दौरों तक अनियमितताओं की जांच। 23 जुलाई को रखेंगे मंत्री अपना पक्ष। सियासी हलचल तेज। कैंचीधाम में 14 से 15 जून को दोपहिया वाहनों पर रोक। गोलापार स्टेडियम में पार्किंग शटल से पहुंचेंगे श्रद्धालु। स्थापना दिवस पर भारी भीड़। यातायात के लिए प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में रुक कर लेते हैं खबरों का। डोईवाला से खबर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण सूची जारी हुई। पंचायत क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज। संभावित उम्मीदवारों ने शुरू की रणनीतिक तैयारियां। माहौल बनाने को पंचायतों ने बैठकों का दौर शुरू किया। आपत्तियों के निपटारे के बाद जारी होगा चुनाव कार्यक्रम। राज्य निर्वाचन आयोग ने तेज की चुनावी तैयारियां। जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की योजना। चुनाव से पहले पंचायतों में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। माहौल बनाने को पंचायतों में बैठकों का दौर शुरू होने की बात सामने आई। पंचायत क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, पूरी जानकारी क्या है? चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए, कल जैसे ही देर रात को आरक्षण जारी किया गया प्रशासन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव की उम्मीद लगाए बैठे थे कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उनमें उत्साह देखा गया। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने, जिला पंचायत का इसमें चुनाव होना, क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें चुने जाने, इसके अलावा ग्राम प्रधान चुने जाएंगे, तमाम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। यानी कि ये जो चुनाव होंगे 12 जो जिले हैं उत्तराखंड के, उनमें हरिद्वार को छोड़कर बाकी जिलों में ये चुनाव होने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा उत्साहित लोग हैं, क्योंकि एकदम से
अचानक, हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जुलाई तक चुनाव संपन्न करा ली जाएंगे, उस दिशा में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये बड़ा कदम है। आरक्षण की सूची जैसे ही जारी हुई, इसके बाद अब क्योंकि 2 दिन आपत्तियां का रहेगा, फिर इसमें सोमवार को आपत्ति लगेगी और उस दिन निस्तारण भी होगा, तो उसके बाद से जो है फिर कार्यक्रम जारी होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से तमाम अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से पूरा तैयारी कर चुकी है। प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि कभी भी आपत्तियां जब लग जाएंगी, उसके बाद जब निस्तारण हो जाएगा तो उसके बाद विधिवत कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 15 जुलाई के आसपास कहा जा रहा है, संभावित है कि शायद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाए। तो बहुत ज्यादा उत्साहित लोग हैं, और क्योंकि काफी समय हो गया इसमें, काफी देर इन चुनाव में हो गई, लगभग 1 साल का समय कहा जा रहा है कि हो गया। अब तक तो चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन सरकार की कुछ कारण थे जिस कारण चुनाव संपन्न हो पाए थे, लेकिन अब सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि आगामी जुलाई माह में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। और क्योंकि पंचायत जो है सरकार का मुख्य एक कार्य करने का काम होता है, तो कहीं ना कहीं पंचायत में जो प्रधान चुन के आते हैं वो अपने गाँव के विकास में तेजी लाएंगे। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं बड़े चुनाव है, पंचायत के बड़े चुनाव माने जाते हैं। सरकार की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2027 से पहले की ये एक परीक्षा रहेगी सरकार की, और खासकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो उन्होंने काम किए हैं। भले ही सरकार केंद्र की सरकार 11 साल बना रही हो अपने पूरे होने के, इसके अलावा राज्य सरकार भी लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार जनता के बीच हम देख रहे हैं हर साल अपने काम करती है। तो उन सब चीजों का कहीं ना कहीं पंचायत के चुनाव में असर पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं कि चुनाव की तारीखें डिसाइड हो गई हैं, आरक्षण क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ आपत्ति जरूर कुछ लोग लगाने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि लगातार कुछ समय से आरक्षण चला हुआ आ रहा है, उसको समाप्त किया जाना था। जो चीज जनरल होनी थी उसको आरक्षित कर दिया। इन चीजों में भी कहीं ना कहीं सोमवार के दिन स्थिति साफ हो जाएगी कि आरक्षण की स्थिति क्या रहने वाली है। तो फिलहाल बहुत ज्यादा उत्साहित हैं लोग, और खासकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जुलाई में हालांकि बरसात में थोड़ी सी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि पोलिंग पार्टी जब अपने बूथों पर जाएंगी पहाड़ों में तो वहाँ दिक्कत आएगी, लेकिन उन सबसे निपटने के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है प्रशासन की टीम है। और जानकारी यही मिल रही है कि बहुत जल्दी जैसे आरक्षण सोमवार को आपत्तियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद अगला कार्यक्रम जारी हो जाएगा, जिसका लोगों को इंतजार है। जी शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, माहौल बनाने को पंचायतों में बैठकों का दौर शुरू होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर आय से अधिक संपत्ति मामला, मंत्री गणेश जोशी की बढ़ी मुश्किलें। बागवानी और जैविक खेती में गड़बड़ी के आरोप, विदेशी दौरे की आड़ में अनियमितताओं की जांच, निर्माणाधीन सैन्य धाम में भ्रष्टाचार के आरोप की बात सामने आई है। 23 जुलाई को रखेंगे मंत्री गणेश जोशी अपना पक्ष। कई विभागीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता का शक, जांच एजेंसियों की निगरानी में जोशी की संपत्ति और खर्च, कैबिनेट मंत्री पर लगे आरोपों से सियासी हलचल तेज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, पूरी जानकारी क्या है? अनियमितता का शक होने की बात सामने आई है। देखिए, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने ये जवाब मांगा है कि वो 23 जुलाई तक ये जवाब दे दीजिए कि जिस तरीके के आरोप लगे हैं आय से अधिक संपत्ति के, और उसमें कई जो आरोप लगे हैं, जो याचिकाकर्ता ने याचिका डाले उसमें कई आरोप लगाए हैं, जैसे बागवानी को लेकर के, जैविक खेती को लेकर के, और जो सैन्य धाम बन रहा है उसको लेकर के, कृषि क्षेत्र में जितने भी जो आरोप लगे हैं कि जो ये आपका सैन्य धाम बन रहा है, इसमें कई बार अनियमितता पाई गई है, ये भी आरोप लगाया है। बागवानी और जैविक खेती को लेकर के जो विदेशी टूर किए गए हैं उसको लेकर के भी आरोप लगे हैं, और पूर्व में भी कई बार इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति है। मैं आपको बता दूं कि 2022 में जब संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो 9 करोड़ की संपत्ति उसमें दिखाई गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके हिसाब से तो ये जो आय है बहुत अधिक बढ़ गई है, और कई कारणों से कई बार कई पार्टियों ने भी इन पर इस तरीके के आरोप लगाए हैं। जी, शुक्रिया आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें इन आरोपों के बाद बढ़ गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार से खबर, मायावती ने की मतपत्र से चुनाव कराने की मांग। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वकालत कर रही है मायावती। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने जताई असहमति। देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा। ऋतु खंडूरी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। कागज से चुनाव कराना पीछे जाने जैसा है। मायावती के बयान पर सियासी हलचल तेज। ईवीएम पर फिर गरमाए देश की राजनीति। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वकालत कर रही हैं मायावती। ये बड़ी बातें सामने आई हैं कि कभी कोई खुश नहीं रहता है, हर चीज़ में किसी न किसी को दिक्कत समस्या रहती है। अभी जहाँ एक तरफ वर्ल्ड डिजिटल होने जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, वहाँ हम अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर कैचीधाम में 14 और 15 जून को स्थापना दिवस के मौके पर भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने कहा कि हर साल 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। भारी राज्यों से आने वाले और अलग राज्यों से आने वाले वाहनों को गोलापाल स्टेडियम में पार्क कराया जाएगा, जहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैचीधाम तक पहुंचाया जाएगा। कैंची मेले के लिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सबको डाइवर्जन प्लान और जो हमारा शटल प्लान है उनके साथ साथ में ये चीज़ भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि 2 व्हीलर जो है वो नैनीताल जनपद में बिल्कुल प्रतिबंधित किए गए हैं। अतः आप कैंची की तरफ या नैनीताल शहर की तरफ 14 या 15 जून को 2 व्हीलर से यात्राएं करने वाले हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्थानीय निवासियों के अलावा किसी का भी 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। इसी के साथ साथ जो लोग शटल सर्विसेज से आने वाले हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि नैनीताल से जो टूरिस्ट कैंचीधाम के लिए जाएंगे उनको नैनीताल से ही शटल सर्विसेज लेनी है और यहीं से शटल उनको दर्शन करा कर वापस लेके आएगी। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है टिहरी गढ़वाल से, जहां पर देवप्रयाग क्षेत्र में नेशनल हाईवे 7 पर चलती कार से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे 5 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कार तेज रफ्तार में दौड़ रही है और युवक जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं। मामला सामने आने पर थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने त्वरित संज्ञान लेते हुए वाहन स्वामी का चालान किया। सभी युवकों को थाने बुलाकर कड़ी चेतावनी भी दे दी गई है।
यात्रा के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश पर ऑपरेशन लगाम एक कार्रवाई की जा रही है। जो लड़के हुड़दंग करते हुए जैसे नशे में वाहन चलाना, रश ड्राइविंग करना या मोबाइल में बात करते हुए या कहीं पे शराब पीना या हुक्का पीना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कल ऐसे ही एक गाड़ी में कुछ लड़के जो है गाड़ी के बोनट पे या कुछ खिड़कियों पे यात्रा कर रहे थे, जो बाहर निकले हुए थे कार से, और उनमें उनकी जान को भी जोखिम हो सकता था और साथ ही किसी यात्री के साथ भी कोई घटना हो सकती थी। तो इनको रोक करके यहाँ पे इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, चालान की कार्रवाई की गई है। अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने रुद्रपुर पहुंचकर जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने अपराधों के निष्पक्ष और समयबद्ध अनावरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। एडीजी ने सीओ द्वारा जांचाधीन मामलों की गहन समीक्षा करते हुए साक्ष्य संकलन और कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। फिर भी बहुत सारे लोग उसके पीड़ित होते हैं। उधम सिन्हा का पुलिस है, जो हमारे आईजी रेंज एसएसपी हैं, लगातार अच्छे कार्रवाई करते आ रहे हैं। अब यहाँ आने का मकसद है कि और इनकी कार्रवाई को और क्वालिटी इंप्रूव करें और भी जनता का ग्रीवांसेस है उसको टाइम फ्रेम में इसको डिस्पोजल करें। इसलिए हम आए, इंडिविजुअल एक सीओ से हमने डिस्कस कराया, उनका जो पेंडिंग केसेस है उसको हमने रिव्यू कराया, उनको एक बार गाइडेंस और थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए हम आज इन पर रिव्यू कराए। हल्द्वानी में उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हरीश की चौथी पुण्यतिथि पर एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित भाजपा और अन्य राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उनके पुत्र एवं हल्द्वानी विधायक सुमित रुदेश ने कहा कि मां का संपूर्ण जीवन जनसेवा और विकास के लिए समर्पित रहा है। उपस्थित नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर इंदिरा हरीश के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है और राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनकी कार्यशैली, सादगी और दूरदर्शिता को आज भी लोग याद करते हैं। और बहुत कुछ सीखने को गोविंद सुराड़ी जी, संजय गुररानी जी, श्री प्रदीप तिवारी जी, श्री विनोद, हमारे सम्मानित। खबर है नैनीताल से, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में 241 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सरोवर नगरी नैनीताल में विधायक सरदार आर्या सहित बड़ी संख्या में पंत पार्क पहुंचे स्थानीय लोगों ने स्कूली बच्चों सहित नैनीताल पहुंच पर्यटकों ने अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल जलाकर प्रार्थना की है। एयर इंडिया का बहुत बड़ा विमान, यात्री विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अपने नैनीताल मंडल और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी शांति दीदी है, बिमला दीदी है, सारे सीनियर लोग और सारे हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे मंडल के सभी कार्यकर्तागण, पूरे विधानसभा के और हमारे जितने भी यहाँ पर आज सैलानी हमारा आया हुआ है, उन्होंने भी प्लेन क्रैश में हमारे जितने भी मृतक आश्रित हैं, मृत्यु हुई है जिनकी, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसमें दुखद बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जय कृपाणी जी भी उसमें सवार थे, हमारे विदेशी कुछ उसमें सवार थे और कुछ इंडियन उसमें हमारे 250 करीब सवार थे। सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान, और सभी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें हमारे देश के साथ साथ ही कई विदेशी नागरिक भी उसमें हताहत हो गए हैं, और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्हीं की शहादत कहें या उन आत्माओं की शांति के लिए आज सभी नैनीताल नगरवासियों ने अपनी ओर से कार्यक्रम किया है कि उन मृत आत्माओं की शांति के लिए हम यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और उनको
विनम्र श्रद्धांजलि देकर यहाँ सब लोग उन्हें याद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उन मृतात्माओं की शांति के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल के तहत देहरादून के आईटी पार्क में विकसित विंडस्ट्रीम टीवी एप्लीकेशन का भव्य लॉन्च शुक्रवार को प्रेस क्लब देहरादून में किया गया। इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म का नेतृत्व स्थानीय युवा और तकनीकी उद्यमी विशाल कौशिक ने किया। उन्होंने इस उत्तराखंड का पहला स्थानीय आईपीटीवी प्लेटफॉर्म बताया, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विविधता, लोक कला और साथ ही आपको बता दें कि मनोरंजन, खेल और डिजिटल कंटेंट को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। लॉन्च कार्यक्रम के दौरान विशाल कौशिक ने बताया कि विंडस्ट्रीम टीवी उत्तराखंड के डिजिटल पहचान को मजबूत करने का काम करेगा और कहा कि ये ऐप राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने और डिजिटल इंडिया मिशन में अहम भूमिका निभाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।